गुड इवनिंग, राम राम खमागणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारा विजडम कंसेप्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 11 में क्या टॉपिक रहेगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बेटा जी पार्ट 2 लेकर आया हूं, क्योंकि इससे पहले हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देखा था कि सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है ना, कैसे कैसे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या कर सकते हैं। आज के इस सेशन में उसके आगे की जो जानकारी है, रिमेनिंग जानकारी जो है वो अपन कवर करने वाले हैं। तो सर जानकारी क्या रहेगी? सबसे पहली बात, ब्लड डोनर क्राइटेरिया क्या रहेगा? ब्लड डोनर क्राइटेरिया कि सर अगर किसी पर्सन को ब्लड देना है ना, जैसे आप जाते हो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो आप जाते हो, आप कहते हो कि भाई साहब मेरे को ब्लड डोनेट करना है, तो वो क्या कहते हैं, भाई साहब इधर आओ। फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, आपके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं। तो सर क्या क्या क्राइटेरिया होगा? सबसे पहली बात, कोई भी अगर पर्सन ब्लड देना चाहता है तो उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा उठ के चल जाए। या बात करूं तो सर कोई ज़्यादा ओल्ड एज भी नहीं होना चाहिए, बोले तो 18 to 60 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें सर उसका हीमोग्लोबिन का लेवल, तो बेटा जी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? मोर देन 12.5 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा लेवल होना चाहिए। वेट सर उसका 45 केजी के लगभग वेट होना चाहिए। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं तो बेटा जी जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा सर डोनर को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर मैं कहूँ HIV हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गई, सिफिलिस हो गई, सर ऐसी कोई भी बीमारी डोनर को नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बीमारी नहीं है तो भी आप डोनेट कर सकते हो। अगली बात करें कि सर डोनेशन इंटरवल कितना रहता है, कि भाई अगर जैसे आप ब्लड देने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है ना कि भाई साहब पहले ब्लड दिया है, आप कहते हैं हाँ सर दिया है, फिर वो पूछते हैं कि कितना समय हो गया ब्लड दिए हुए, तो आप बताते हैं इतना। तो ब्लड डोनर का इंटरवल कितना होना चाहिए? मेल है तो सर 3 महीने का बीच का गैप होना चाहिए, फीमेल है तो 4 मंथ होना चाहिए। और पोस्ट डिलीवरी का मतलब है कि डिलीवरी के बाद की बात करें, किसी की डिलीवरी हुई है तो उस डिलीवरी के बाद में वो कितने मंथ बाद में ब्लड डोनेट कर सकती है, तो याद रखना 12 मंथ आफ्टर। इसके अलावा जब भी हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो हम एक और चीज हमारे माइंड में आती है, वो आती है सर प्रेगनेंसी। क्या माइंड में आती है? प्रेगनेंसी। तो सर प्रेगनेंसी में ब्लड डोनेट कब किया जा सकता है? याद रखना बेटा, प्रेगनेंसी में ब्लड डोनेशन जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। यानी कि फीमेल, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसका मन कर रहा है कि भाई साहब मेरे को तो ब्लड देना है, तो साफ साफ मना कर देना कि दीदी आप ब्लड देने के लिए नहीं है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोनर की, कि सर डोनर कितने क्या प्रकार के होते हैं? बेटा डोनर मतलब जो ब्लड देता है। तो डोनर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोलोगस। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा आपको मैंने पढ़ाया ऑटो का मतलब सेल्फ। तो अगर पर्सन खुद का ही ब्लड खुद को दे रहा है, इसका मतलब है ऑटोलोगस। सर पर्सन खुद का ही ब्लड खुद को कैसे दे सकता है बेटा? याद रखना, जैसे कोई मेजर सर्जरी होने वाली है ना, कोई मेजर सर्जरी होने वाली है जहां पे ब्लड का लॉस ज्यादा होगा, ब्लड की नीड भी है, तो ऐसी सर्जरी में क्या किया जाता है? सर्जरी से कुछ वीक पहले क्या किया जाता है? उस पर्सन का ब्लड निकाल लिया जाता है, ताकि पर्सन की जब सर्जरी हो तो उसको ब्लड की नीड हो तो अपन इसी का ब्लड इसको दे दे, है ना। क्योंकि ऐसे केस के अंदर या ऐसे डोनर में सर रिएक्शन का खतरा कम हो जाता है, क्रॉस मैचिंग का आपको काम कम हो जाता है, तो वो सारी बातें होती हैं। तो ऑन ब्लड डोनेट, खुद का ही ब्लड डोनेट करता है यहाँ पे। और ये कब होगा सर? ये प्रायर टू द सर्जरी से पहले होता है बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगली बात करें सर होमोलोगस। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम स्पीसीज होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को ब्लड चाहिए तो मैं किसी दूसरे इंसान से ही ब्लड लूंगा, दैट इज होमोलोगस। तो यहां लिखा है फ्रॉम वॉलेंटियर डोनर, जो इच्छुक है, जो इच्छुक है उससे ही तो लोगे, किसी को जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लाओगे ना बेटा, है ना। तो फ्रॉम वॉलेंटियर डोनर से ब्लड लोगे तो दैट इज नोन एज होमोलोगस। एक और टाइप होता है सर, कई बार क्वेश्चन में भी मिला होगा, जिसको कहते हैं ब्लड साल्वेज। क्या कहते हैं? ब्लड साल्वेज। ब्लड साल्वेज का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे जो पर्सन की जो भी बॉडी की खुद की कैविटीज है ना, बॉडी की कैविटी है, उन कैविटीज से क्या किया जाता है? सक्शन करके ब्लड को निकाल लिया जाता है, दैट इज नोन एज ब्लड साल्वेज। सक्शनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम क्लोज कैविटी ऑफ ऑन बॉडी, खुद की बॉडी से ही क्या करना? जो क्लोज कैविटीज है बॉडी की, वहां से ब्लड को निकाल लेना, सक्शन कर लेना, दैट इज नोन एज ब्लड साल्वेज। अगली बात करते हैं बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप किसी भी एग्जाम के अंदर
या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जब भी आप किसी बुक में क्वेश्चन देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, तो कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चंस होंगे वो आपको धीरे धीरे सारे क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला है सर, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है, याद रखना, दैट इज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब है कि आपने किसी को ब्लड लगाया, ब्लड लगाने की वजह से उस पेशेंट में क्या क्या एडवर्स रिएक्शंस हो रही है, उनको अपन कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जैसे कि सर साइन सिम्टम की बात करूं, पर्सन को जैसे ही आप ब्लड लगाएंगे, लगाने के बाद हो सकता है कि सर उसको एडवर्स रिएक्शन हो जाए। अगर एडवर्स रिएक्शन हो गई तो क्या क्या देखने को मिलेगा, उसको सर ठंड लगेगी, पसीने आएंगे, रेसेस हो जाएंगे रेड रेड, इचिंग होगी, डिस्निया होगा, टेकिकार्डिया होगा। ये सारे के सारे किसके साइन सिम्टम है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। चिल्स होगी, स्वेटिंग होगा, रेसेस होगा, इचिंग होगा, डिस्निया होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और टेकिकार्डिया, सर हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब सर अगर किसी के अंदर ऐसा हो गया तो क्या करें, कुछ भी नहीं करना बेटा, घबराना नहीं है, ये वाली फॉलो चीजें अपन करेंगे। सबसे पहला, तुरंत जाके ब्लड को रोकना है। अगर आपने किसी पेशेंट को ब्लड लगाया, लगाते ही उसमें एडवर्स रिएक्शन आने लग गई, तुरंत ब्लड को रोको। इसलिए बेटा आपने एक और चीज सुनी होगी, कि सर स्टार्टिंग के अंदर जब अपन पेशेंट को ब्लड लगाते हैं तो सर इनिशियली स्लो लगाते हैं, स्लो रेट में देते हैं। क्यों देते हैं स्लो रेट में, इसलिए देते हैं क्योंकि सर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कोई रिएक्शन होने वाली होगी तो वो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में आ जाएगी। अगर भाई आपने किसी को ब्लड लगाया, ब्लड लगाने की वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होनी होगी तो सर वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगी। और 10 से 15 मिनट में अगर होगी तो आपने जो उसकी रेट रखी थी, उसकी जो फ्लो की स्पीड रखी थी वो स्लो रखी थी। स्लो का मतलब है कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, बोलूं तो ब्लड का जो अमाउंट है वो कैसा जाएगा सर, कम जाएगा तो पर्सन की बॉडी के अंदर साइन सिम्टम भी कम आएंगे, एडवर्स इफेक्ट भी कम होंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही स्लो तेज कर दिया तो सर ज्यादा ब्लड चल गया तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगे, फिर आपने को कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा। इसलिए हमें कहा जाता है कि स्लो रेट से देना है, ठीक है। चलो अगली बात करें तो सर अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद कर लेना, क्वेश्चन में आता है। पहली बात, जैसे ही एडवर्स रिएक्शन हुई तुरंत जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करो। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करने के बाद सर कुछ भी नहीं चलाना है, 0.9% नॉर्मल सैलाइन चलाना है। ये क्यों चला रहे हैं, ये इसलिए चला रहे हैं टू कीप द वेन पेटेंट, ताकि जो वेन है वो पेटेंट रहे, बोले तो उसमें बिल्कुल फ्लो बना रहे, है ना, इसके लिए अपन करते हैं। उसके बाद में अगला काम होगा, आपको भाई साहब को बुलाना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, वाइटल साइंस असेस करने हैं, और जो भाई साहब ने दवाई लिखी है इमरजेंसी के अंदर वो सारी दवाइयां आपको एडमिनिस्ट्रेट करनी है। दवाइयां एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद आप पेशेंट का ब्लड और यूरिन सैंपल लेंगे। उसके बाद जो ब्लड बैग आया था और जो बीटी सेट था उसको वापस से ब्लड बैंक में देंगे। और जो भी चीज हुई है, जो भी पूरा काम आपने किया है सर वो करना है, क्योंकि नर्सिंग का इंपॉर्टेंट काम है क्या, डॉक्यूमेंटेशन करना। अगली बात पर चलते हैं बेटा जी। अगली बात कह रही है कि दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि आपको धीरे धीरे ब्लड देना था, लेकिन आपने रैपिड ट्रांसफ्यूजन, आपने सोचा कि यार मेरे तो ड्यूटी का टाइम है, कितने बजेगा, 1 बजेगा, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो 3 बजेंगे, तो क्यों ना इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तेज कर दूं, है ना। तो याद रखना पेशेंट के साथ में दिक्कत हो सकती है सर, तो अपनी ड्यूटी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे वाला नर्सिंग स्टाफ आएगा तो उसको हैंडओवर करके जाओगे तो बता के जाना है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है जल्दीबाजी में। एक्सेस अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा तो सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिल सकता है। सर्कुलेटरी ओवरलोड के क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं सर, हाइपरटेंशन होगा, डिस्टेंडेड नेक की वेन्स डिस्टेंड होंगी, क्रैकल साउंड होगा, डिस्निया होगा, बाउंडिंग पल्स नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें सर, अगली बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या दे सकते हैं, स्लो करना है ट्रांसफ्यूजन की रेट को, बेड ऑफ द हेड को एलिवेट करेंगे और भाई साहब को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं सर, दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, दैट इज सेप्टिसीमिया। क्या देखने को मिल सकता है बेटा, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है सर। क्या देखने को मिल सकता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन देखने को मिल सकता है, कहां पे, ब्लड के अंदर। और सर ये क्यों देखने को मिल रहा है, तो मैंने कल भी अपन से बात करी थी जब हमने कहा था कि सर ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन अपन करते हैं उसको विद इन 4 आवर करना है ना। जैसे अपन बात करें, किसकी बात करें, होल ब्लड या पीआरबीसी को, तो विद इन 4 आवर, प्लेटलेट हो गई या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया उसको विद इन 15 to 13 मिनट। क्यों सर, क्योंकि बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकना है। तो ये वाला भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन
4 आवर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा बेटा जी। तो यहाँ पे साइन सिम्टम्स में चिल्स देखने को मिलेगा, साथ में बुखार होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, हाइपोटेंशन, शॉक भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो शॉक हो रहा है ये कौन सा होगा बेटा, सेप्टिक शॉक। कौन सा शॉक होगा, सेप्टिक शॉक कहलाएगा सर ये। बढ़े आगे, चलो। इसके अलावा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ सकता है सर आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड क्यों देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे ड्यू टू मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर बहुत लंबे टाइम तक बार बार ब्लड चढ़ा रहे हो तो सर ब्लड में आयरन, तो आयरन की वजह से आयरन ओवरलोड हो सकता है। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है या ये जो रिएक्शन है डिले रिएक्शन होती है, बाद में आती है। सर अगर किसी में आयरन ओवरलोड हो गया तो क्या क्या साइन सिम्टम्स नजर आएंगे, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सर आयरन ओवरलोड हो गया मतलब आयरन की टॉक्सिसिटी हो गई है। जब भी किसी भी चीज की टॉक्सिसिटी होती है तो उसको अपन क्या देते हैं भाई साहब, क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं, या बोले तो रामबाण देते हैं। तो यहाँ पे आयरन का एंटीडोट होता है डेफोरेक्सेमाइन। क्या दोगे बेटा, डेफोरेक्सेमाइन। और याद रखना एज प्रिस्क्राइब्ड देना, अपनी मर्जी से नहीं देना है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ सकता है हाइपोकैल्सीमिया, कि सर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा सर ब्लड में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिट्रेट इसको बाइंड कर लेगा। सिट्रेट इसको बाइंड करेगा तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नम्बनेस होगी, टिटेनी होगा, मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, हाइपोकैल्सीमिया के क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन और पॉजिटिव ट्राउजे साइन, ये देखने को मिलेंगे। अगर सर ऐसा हो रहा है तो इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा जी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते रहेंगे। क्या आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसके बाद में कैल्शियम ग्लूकोनेट देते रहो, है ना। नेक्स्ट देखने को मिल सकता है सर क्या, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है बेटा इंक्रीज पोटेशियम, पोटेशियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना। हाइपरकैल्सीमिया, सॉरी कैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्यों होगा बेटा, हाइपरकैलेमिया हो सकता है सर ड्यू टू ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से देखने को मिल सकता है। क्यों होगा, क्योंकि ओल्ड ब्लड का मतलब है कि सर आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन से ऊपर हो गया। अगर 120 दिन से ऊपर आरबीसी का लाइफ स्पान हो गया तो आरबीसी टूटी हुई होगी, आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होगी। और अगर आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होगी तो बेटा जी आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि सर इंट्रासेलुलर आयन कौन सा होता है, आईसीएफ। इंट्रासेलुलर आयन जो होता है वो कौन सा होता है सर, पोटेशियम। तो पोटेशियम रिलीज होगा, रिलीज होगा तो ब्लड में आएगा, इसलिए पोटेशियम का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या क्या साइन सिम्टम आ सकता है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होगा, कार्डियक डिसरिथमिया होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा। ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करूंगा अपन ने दो जो पार्ट पढ़े ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ये दोनों ही पार्ट आप सभी साथियों के लिए बहुत हेल्पफुल हुए होंगे। अगले सेशन में मिलते हैं साथियों, और क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जय हिंद सभी को।